लोग फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं आपने ऐसा बोल दिया, राहुल जी को ऐसा बोल दिया, राहुल जी को ऐसा बोल दिया, उनकी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है देश के लिए, तो आप चुनाव जीत के बन जाओ प्रधानमंत्री। यार मैंने थोड़ा गौरव आर्या, मैंने तो वोट मोदी जी को देना है, कहानी खत्म हो गई। मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूँ। और जिसको लगता है कि वो देश के लिए ज़्यादा अच्छा है और मोदी जी देश के लिए खराब है, हमसे तो गलती हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करके। कौन इमरान खान? बच्चों वाली बात करते हो यार, इतने बड़े हो गए, मैच्योरिटी नहीं है। कई चीज़ें हैं जो हम में कॉमन है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स में, इसके लिए हम जॉइंट नोड्स बना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत की इकोनॉमी है, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कोशिश करूंगा कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल होकर आपको ये बातें समझाऊं। अच्छा, तो ये दोस्तों बात ये है कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेटेड टू 6.1 इन द मार्च क्वार्टर। जो मार्च का क्वार्टर खत्म हुआ है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हुआ, राइट। अप्रैल मई जून इज Q1। सो मार्च का क्वार्टर जो हुआ है 6.1% इकोनॉमी ग्रो हुई है, ये सरकारी डेटा दिखाता है। और वेडनेसडे की रीडिंग थी, उसने ये दिखाया कि इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, स्पेशली विद चाइनाज रिकवरी स्टम्बलिंग। देखिए, चाइना का जब से कोविड हुआ है, चाइनीज वायरस जब से निकला था वुहान से, और वो चाइना ने ही वो वायरस बनाया था। सब चीजें चाइना बनाता है। चाइना ने बोला जब टीवी बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, मोबाइल फोन बनाते हैं, तो वायरस क्यों नहीं बना सकते? तो चाइना ने वायरस भी बना दिया, ठीक है। उससे दुनिया निपट गई। लेकिन चाइना खुद उसके बाद दोबारा, तिबारा, चौबारा अलग अलग आइटरेशन से कोविड वायरस के चाइना पिटा है, चाइना की इकोनॉमी पिटी है, और आज की तारीख में चाइना की जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रही, ठीक है। इसका कहना है कि एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि भारत, एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये एक्सपैंड हुई। इसका फोरकास्ट था कि ये 5% ग्रो करेगी। ये एक्चुअली ज्यादा एक्सपैंड करी है, यानी कि जो लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करी है। और ये जो है प्रीवियस क्वार्टर 4.5 का था, वो रिवाइज हुआ है। फुल ईयर एस्टिमेट रिवाइज टू 7.2%। पहले बोला था कि 7% होगी पूरे साल की। अब ये पहले मैं क्वार्टर की बात कर रहा था, मैं पूरे साल की कह रहा हूं। तो अब ये बोला था कि साहब ये 7 होगी, ये 7.2 पे एक्सपैंड कर गई है। और इंडियाज इकोनॉमी ग्रू 9.1% इन 21-22। 21-22 में ये 9.1% ग्रो करी है, ठीक है। ये रॉयटर्स का एक पोल है, रॉयटर्स के पोल को कोट करा जा रहा है और बोला है कि ग्रोथ नंबर्स हाउएवर रिफ्लेक्टेड ऑप्टिमिज्म फॉर द इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। हमने कुछ दिन पहले कवर करा था ना कि जर्मनी में रिसेशन आ गया, अब आ रहा है यूके में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने यह दिखाया था कि यूके का रिसेशन का चांसेस 75% है, चाइना में रिसेशन आने वाला है, अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, इंडिया का चांस 0 है। अब पता नहीं ये मोदी जी ने क्या स्टोरी करी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, IMF ये कह रहा है, बाकी सब लोग ये कह रहे हैं। और खासतौर से ब्लूमबर्ग की तो रिटन रिपोर्ट आई है, ब्लूमबर्ग ने बोला है कि इंडिया में रिसेशन का चांस 0% है, इंडिया में रिसेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया थोड़ा सा टेक्निकल मामला। अब हम आते हैं फौज पे। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे ना कि जॉइंट, या आपके थिएटर कमांड्स होंगे और जॉइंटनेस होगी, हमने पहले भी कवर करा था ना कि फौज ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। यार ऐसा है कि लॉजिस्टिक्स नोड्स फौज बना रही है। जब फौज से मेरी मुराद आर्मी नेवी एयरफोर्स। अब क्या था कि जैसे गाड़ियां थी, मैं आपको बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है ना। और ये एग्जांपल पूरा नहीं है, आप इसको ये मत समझिएगा कि यही हो रहा है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप में से काफी ऐसे लोग हैं जिनको मिलिट्री एक्सपोजर नहीं है। तो अब मैं आपको अगर फौजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको हो सकता है ना समझ में आए, इसलिए माफी चाहूंगा कि बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो गाड़ियां हैं, ठीक है, जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं जो यूज करते हैं, वो लगभग सेम है। वही टाटा सफारी है, वही जिप्सी है, वही 2 टन है, वही 3 टन है, वही जो भी है, उनकी गाड़ियां लगभग सेम है। जो भी व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं लगभग सेम है। अब ये कह रहे हैं कि जहां पे आर्मी नेवी एयरफोर्स एक जगह है, आर्मी और एयरफोर्स एक जगह है, राइट, वहां पे कॉमन वर्कशॉप होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले क्यों नहीं सोचा? अब नहीं सोचा, अब कर रहे हैं कि कॉमन वर्कशॉप है, यानी कि एक वर्कशॉप है, क्योंकि गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। फौजी गाड़ियां ज्यादातर जो है ना खुद ही, क्योंकि फौजी गाड़ियां कुछ कुछ होती हैं, जैसे कि हमने जिप्सी लगा ली या हमने सफारी ली, तो कॉमन गाड़ियां जो आम लोग भी चलाते हैं, राइट। जिप्सी आजकल नहीं मिलती, लेकिन फौज में आज भी चलती हैं जिप्सियां। लेकिन और जो गाड़ियां हैं उसके कॉमनली वर्कशॉप्स ऐसे नहीं होते कि आप चले गए और बगल में आपने बोला कि जी इसकी मारुति का शोरूम है, जरा ऐसी गाड़ियां नहीं, कुछ गाड़ियां स्पेशलिस्ट हैं।
लेकिन वो गाड़ियां आर्मी नेवी एयरफोर्स में कॉमन हैं, वो तीनों यूज करते हैं, तो उसके लिए जॉइंट वर्कशॉप्स बना रहे हैं। अच्छा, लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, आपको सामान भेजना है, आपको खाना भेजना है, आपको तेल भेजना है, आपको एम्युनिशन भेजना है, कई चीजें हैं जो हम में कॉमन है आर्मी नेवी और एयरफोर्स में, राइट। इसके लिए हम जॉइंट नोड्स बना रहे हैं जो कि सप्लाई करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कॉमनैलिटी आ रही है। आपको विश्वास नहीं होगा और यह बात कहने की भी नहीं है, लेकिन ठीक है, अब डिस्कस हो रहा है तो मैं बता ही देता हूं। ऐसा भी हो रखा है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स, ऐसे कम जगह होती है जहां पे आर्मी नेवी एयरफोर्स एक साथ हो, कम जगह होती है, ऐसी कॉमन नहीं है ये। आर्मी और एयरफोर्स तो है, क्योंकि नेवी तो रहेगी वहां पे, समुद्र है उसके पास ही रहेगी। और इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट ज्यादातर ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में है, ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा कि साउथ में आर्मी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन आपके ईस्ट में, आपके नॉर्थ में और आपके वेस्ट में ज्यादातर मैक्सिमम आर्मी वहां पे डिप्लॉयड है। तो वहां पे नेवी का काम तो है नहीं। कुछ अगर हम बोलें कि मार्कोस के एलिमेंट ऑपरेट कर रहे थे वुलार लेक के आसपास, दैट्स अ सेपरेट केस ऑलटुगेदर, वो बड़ा छोटा सा कंपोनेंट है मार्कोस का। अदरवाइज नेवी का कोई काम नहीं है वहां पे ना। अब जैसे पेगोंग सो लेक में नेवी है, दैट्स अगेन अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द नेवी, क्योंकि हमारी नेवी बड़ी है और एक्सपैंड कर रही है, राइट। लेकिन कई जगह ऐसा था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दोस्तों एक साथ थे, लेकिन फिर तीनों का, अच्छा एक ही साथ है, एक ही एरिया में, या आर्मी और एयरफोर्स एक ही एरिया में है, नेवी नहीं भी है तो, लेकिन उनकी हर एक चीज अलग अलग, हर एक चीज अलग अलग। आप उनका अलग सप्लाई लाइन जा रही है, इनकी अलग जा रही है, इनकी अलग जा रही है, तीनों की अलग अलग जा रही है, और तीन वही 4-5-6 किलोमीटर के दायरे में। तो क्या फायदा हुआ इसका? फायदा क्या हुआ? क्यों डुप्लीकेशन करना, क्यों बार बार एक ही चीज रिपीट करना? तो कॉस्ट बचाओ, एफिशिएंसी लाओ, और इससे की जॉइंटनेस है, जो एक थिएटर कमांड का जो बेसिस है जॉइंटनेस, राइट, दैट इज वन ऑफ द, जिसको मूल मंत्र कहते हैं ना, वो है जॉइंटनेस ऑफ थिएटर कमांड्स। जॉइंटनेस आएगी तब थिएटर कमांड्स बनेंगे बड़े एक लेवल पे। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है जो सीडीएस के ऑफिस ने ये डिसाइड करा है। जनरल अनिल चौहान है हमारे, ही इज दी सीडीएस, एंड जनरल चौहान इज पुशिंग दिस फर्दर, दैट मोर एंड मोर जॉइंटनेस। आप जो कर सकते हैं, जो आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उनको आप पहले तोड़ें, जो डिफिकल्ट चीज़ें वो बाद में करते रहेंगे। तो इनिशियली ये कर दिया है, मुझे लगता है बहुत एक खुशाइन बात है। इट्स वेरी गुड। जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड्स फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये जबरदस्त चीज है। अच्छा, अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान पे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्स पीएम इमरान खान पार्टी अरेस्टेड इन लाहौर। ओ भाई साहब, देखो जी, परवेज इलाही कौन था? परवेज इलाही वो था जो कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर जिसको बनाया था इमरान खान ने। आपको याद होगा परवेज इलाही, फोटोग्राफ देखिए भाई साहब की। परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाया था, और फिर इमरान खान ने बोला कि मेरी पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा। इमरान खान ने यह भी बोला था, क्या बोला था इमरान खान ने? परवेज इलाही के बारे में इमरान खान ने यह बोला था कि पूरे पंजाब में, यानी कि पाकिस्तानी पंजाब में, पूरे पंजाब में इस जैसा कोई डकैत नहीं है। दैट वन। इमरान खान ने बोला इस जैसा कोई डकैत नहीं है, लेकिन जब इमरान खान प्रधानमंत्री बन गए, इमरान खान ने बोला जी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें डकैत बोला था। चोर डकैत तो हम ऐसी रेवड़ियों की तरह बांटते रहते हैं उपाधियां, इसमें इमोशनल होने की बात कोई नहीं है। और जैसा मैंने बोला कि पाकिस्तान में पहले से ही एक कहावत प्रचलित है कि इज्जत तो आने जाने वाली चीज होती है, बंदे को ढीठ होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब इन्होंने क्या करा कि परवेज इलाही को अंदर धर लिया। परवेज इलाही भागने के चक्कर में थे गिलगिट बाल्टिस्तान, ये भागने के चक्कर में थे। इनको बुलाया, गाड़ी आई, इनको उठो के, और कहते हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, वो ड्रिलिंग मशीन लगाई और दरवाजे खोले, कुछ करा इन्होंने, कुछ ऑपरेशन करा और उसको उठा के ले गए। तो एक एक करके इमरान खान की पार्टी के पैर काटे जा रहे हैं, एक एक करके दोस्तों, एक एक करके उनको ठोका जा रहा है बुरी तरीके से कि अच्छा बेटा, अच्छा तुम फौज के खिलाफ बोलोगे, आओ आओ जी आओ। और जिस जिस को कूट रहे हैं वो अंदर ले जाके, जिस जिस की सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही है दोस्तों, है ना, सॉफ्टवेयर आप लोग ऐप को अपडेट करते हैं ना, तो पाकिस्तान में भी ऐप का अपडेशन होता है, पर पाकिस्तान में रियल बंदों के साथ होता है, आपका तो सिर्फ फोन पे होता है। तो पाकिस्तान में जिस जिस के ऐप को अपडेट करा है, सॉफ्टवेयर अपडेट करी है, वो बड़ा मुस्कुरा के बोलता है यार ये तो हमसे तो गलती हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करके। कौन इमरान खान? बच्चों वाली बात करते हो यार, इतने बड़े हो गए, मैच्योरिटी नहीं है इस तक। कौन इमरान? हम तो फौज के साथ हैं, मैं तो चाहता ही था कि मैं फौज में जाऊं बचपन से, वो तो गलती से पॉलिटिक्स में आ गया, वरना मैं भी आज जनरल होता, मेरा बड़ा मन था फौज में। सबके सुर बदले हुए हैं।
भाई साहब सबके सुर बदले हुए हैं, सबको ऐसा टाइट कर रखा है जनरल आसिम मुनीर ने, इतना टाइट कर रखा है पकड़ पकड़ के। तुम कौन थे? तुम मुख्यमंत्री थे एक स्टेट के, 4 झापड़ मारो बाल पकड़ के अंदर, ऐसा हुआ है वहां पे। मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हुआ है वहां पे। आप कौन थे? ये मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे ना इमरान खान की कैबिनेट। आपने देखा नहीं डब्बू को भागते हुए, चौधरी फवाद हुसैन को, खरगोश की तरह भाग रहा था, मोटे गेंडे की तरह, कट 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 कोर्ट के प्रेमिसेस में। क्यों भाग रहा था? उसको पकड़ा, यहां से गुत्थी से पकड़ा, नीचे जमीन पे गिरा वो, उसको पकड़ के ले गए, कूटा, और कूट के उसको समझाया कि देख डब्बू, तेरा बल्ब फ्यूज करवा देंगे बेटा, औकात मेरे अपनी। तो डब्बू ने बोला साहब आप मजाक कर रहे हो, मैं तो आप ही के साथ हूं। कौन? इमरान खान। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने बोला ना वल्चर पॉलिटिक्स चलती है पाकिस्तान में। ये वो नहीं है बाज जो होता है ना, बाज जो ईगल होती है जो हंट करती है, ईगल नहीं है, ये वल्चर हैं, ये गिद्ध हैं, ये बाज नहीं है, ये गिद्ध हैं। तो ये देखते हैं मरे हुए जानवर को। अब इन्होंने देख लिया कि पीटीआई टूट रही है, इमरान खान की पार्टी टूट रही है, आपको पता ही होगा, सब लोग इमरान खान को छोड़ गए। अब नई नई पार्टियां बना के या पुरानी पार्टियों में आ जाओ, आ जाओ। जहांगीर तरीन कह रहा है मैं नई पार्टी बनाऊंगा, ठीक है। वहां पे बिलावल का बाप आसिफ अली जरदारी जो चुप बैठा था पूरे मामले में, चुप, अभी तक कुछ नहीं बोला। मैं बता रहा हूं पाकिस्तान का सबसे सुरता अगर कोई पॉलिटिशियन है तो आसिफ अली जरदारी है। जो सबसे पहुंचा हुआ पाकिस्तान का सियासतदान है दैट इज आसिफ अली जरदारी। इसके सामने नवाज ववाज बच्चे हैं, असली खिलाड़ी तो वो है, वो चुपचाप पीछे गेम कर देता है, वो इतना तेज है बंदा। उसने सबको बोला कि आओ आओ हमारी पार्टी में आओ, हमारी पार्टी में आओ। सबको इमरान खान की पार्टी वाले लोग मैक्सिमम और पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं। अब इमरान खान अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे, बाकी वो यह पाकिस्तान में महंगाई हो गई और ये हो गया वो हो गया, 38% मई में इन्फ्लेशन हो गया, ये मैं कहना नहीं चाहता। देखो बात यह आप सबको पता ही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। पीएम शहबाज टू अटेंड टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान्स इनॉग्रेशन सेरेमनी। ये फिर शहबाज शरीफ जाएगा। मैं यार एक बात कहना चाहता हूं, अच्छा पहले इनका स्टेटमेंट पढ़ लो। द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल बी अ रीअफर्मेशन ऑफ द डीप रूटेड फ्रेटर्नल टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की, द स्पोक्सपर्सन एडेड। स्पोक्सपर्सन ने बोला कि ये लोग जाएंगे। क्या फ्रेटर्नल टाइज यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, ये क्यों जाते हैं, ये क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हैं? ये हर जगह प्रिंस चार्ल्स के कोरोनेशन सेरेमनी वहां पे शहबाज शरीफ पहुंच जाएगा, टर्की वहां पे पहुंच, ऐसे नहीं जाते। आप देखो सुनो, एक कहावत है कि आप अगर फ्रीक्वेंटली किसी के यहां जाओगे ना तो आपकी इज्जत कम होगी। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, आप ऐसे मत जाओ। मैं आपको कोई ट्रोल नहीं कर रहा यहां पे, मैं एज एन इंडियन आपके लिए बुरा नहीं चाह रहा। शहबाज शरीफ साहब, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 25 करोड़ का मुल्क है। मैं आपको बताता हूं हर जगह नहीं पहुंच जाते मुंह उठा के कि मैं आ गया हूं जी, मैं आ गया हूं, अब मेरी लुक आफ्टर करिए, मुझे प्रोटोकॉल दीजिए। हर जगह नहीं पहुंच, अपना एक डिस्टेंस क्रिएट करिए। आप बिलावल भुट्टो को भेजते वहां पे, और ये फ्रेटर्नल ब्रदर, ये सब झूठी बातें हैं। क्यों करते हैं आप? मैं पाकिस्तानियों से और पूछना चाहता हूं, जिस पाकिस्तानी से सड़क पे पूछो कि नहीं तुर्की वाले हमारे मुसलमान भाई, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। पहली बात ये क्लियर कर लो, अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान को मजबूत बनाना है तो अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। ये वो हमारा इस्लामिक ब्रदर है, वो हमारा मुसलमान भाई है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं। ये उम्मा का चुम्मा जो है बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है, ये 420 है। मत करो, इस डायरेक्शन में मत जाओ। तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होता जब तुम मुसीबत में रहते हो। तुम ही बावलों की तरह सबके पीछे भागते रहते हो कि ये हमारी मदद कर देगा, ये हमारी मदद कर देगा। तुम अपनी मदद खुद करो, तभी पाकिस्तान मजबूत होगा। आप सोचोगे कि इंडियन ऐसे बोल रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूं तरीका, ठीक है। भारत के पास होंगे 600 अरब डॉलर फॉरेक्स में, होगा वर्ल्ड की लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन पाकिस्तानियों में आपको एक बात बताऊं, आज भी अगर मुसीबत आती है ना, भगवान ना करे कभी मेरे देश पे मुसीबत आए, लेकिन अगर आती है ना, हमें वो कैपेबिलिटी है, हमें वो सलाहियत है, हमें वो जज्बा है कि अपने पेट पे पत्थर बांध के रात को सो जाएंगे अगर खाने को नहीं मिला तो। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? ये जो है ना तुर्की जा रहा है, ये तुर्की क्यों जा रहा है? ये कुछ लेने जा रहा है वहां पे, ये अपनी सेटिंग करवाने जा रहा है। इसको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की बेइज्जती हर जगह पहुंच जाता है आपका प्रधानमंत्री। इसको अगर भनक भी पड़ जाती है ना कि हो सकता है कि हमें इनवाइट करें, तो ये पहुंच जाता है। अगर इसको ना इनवाइट करें तो फिर ये कहता है मुझे क्यों नहीं इनवाइट करा, जाओ इनविटेशन लेकर आओ, मैं जाऊंगा वहां पे। ब्रदरली टाइज, तुर्की, ये सब छोड़ दीजिए। तुर्की क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा आपके लिए? क्या करेगा?
तुर्की ये बोल देगा कि नहीं हम कश्मीर में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, यही बोल देगा और क्या कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, कश्मीर मिल जाएगा आपको। अगर आपको कश्मीर मिल जाएगा तो आप बोलिए, फिर तुर्की को बोलिए रात दिन खड़ा रहे। और भाई बी अ लिटिल प्रैक्टिकल। सबको पाकिस्तानी ने सबको पागल बना रखा है दुनिया में। पाकिस्तानी सरकार ने एक और भंड मार दिया बहुत सॉलिड। बोला कि साहब हम बजट दे रहे हैं, ठीक है, जो पाकिस्तानी बजट है, उसके बाद कह रहे हैं एक और आईएमएफ प्रोग्राम में चले जाएंगे। अभी पुराना वाला इनको मिला नहीं है, इन्होंने अगले का प्लान बना लिया। देखो ये भाई लोग ऐसे हैं। पाकिस्तान has decided to negotiate a new program with the International Monetary Fund immediately after the budget, as the coalition government is planning to conclude the 6.5 billion extended fund facility without completing all the pending reviews, sources told Geo News. Completion of both the reviews before June 30 seems impossible, and the government has decided against seeking an extension. The Ishaq Dar-led Ministry of Finance will approach the fund for a new program after the budget, which is expected to be tabled on June 9th. बाबा ये पता नहीं कहाँ ही ले जा रहे हैं पाकिस्तान को यार, क्या ही कर रहे हैं, आई डोंट नो। एनीवे दोस्तों, पाकिस्तान का तो बंटाधार है, बेड़ा गर्क हो गया है। इंडिया की इकोनॉमी जो कह रहे हैं कि ज़बरदस्त ग्रो कर रही है और पूरी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। कल का जो मैंने वीडियो करा था ना, जिसमें मैंने वो राहुल गांधी का, तो मुझे काफ़ी लोगों के कॉल आए और फीडबैक आए, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा करा। यार देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जनरली मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता नहीं। आपने देखे होंगे चाणक्य डायलॉग के, आपको कभी पॉलिटिक्स के बारे में कोई वीडियो नजर नहीं आया होगा। इट्स ऑलवेज पाकिस्तान, चाइना, नेशनल सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिक्स, रशिया, यूक्रेन। मैं यही बातें करता हूँ, मैं कभी नहीं करता। और अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लेकिन अगर एक मैं बात बताता हूँ आपको, ठीक है, अगर आप मेरे देश के खिलाफ बोलोगे तो फिर मैं आपके खिलाफ बोलूँगा, ठीक है। और मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं आपने ऐसा बोल दिया, राहुल जी को ऐसा बोल दिया, राहुल जी को ऐसा बोल दिया, उनकी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी हैं देश के लिए। तो आप चुनाव जीत के बन जाओ प्रधानमंत्री यार। मैंने थोड़ा गौरव आर्या के कहने से रुके हुए हैं राहुल जी, राहुल गांधी मेरे कहने से रुके हुए हैं। मेरी क्या औकात है यार, मेरी क्या औकात है। मैं आई एम जस्ट वन सिटीजन, मेरा एक ही वोट है, मेरा एक ही वोट है, वो मैं मोदी जी को दूंगा। चाहे मैं गौतम बुद्ध नगर में जाके वोट करूं, चाहे मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी हो, मैंने तो वोट मोदी जी को देना है। कहानी खत्म हो गई, मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूं। और जिसको लगता है कि वो देश के लिए ज्यादा अच्छा है और मोदी जी देश के लिए खराब हैं, तो आपको किसने रोका है? आप आओ ना यार, आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आओ, फिर आप 370-35 से भी रोल बैक कर देना, ठीक है। आप पूरा का पूरा कश्मीर भी पाकिस्तान को, आपको जो करना है यार, फिर आपको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको पॉलिसीज बनानी है, फिर आपको चुनाव भी नहीं जीतने, फिर आपको पावर में नहीं आना, फिर हमारे ऊपर प्रेशर डालना है कि फोन करो गौरव आर्या को। देखिए इससे कुछ नहीं होगा। मुझे फ़ोन करके मुझे समझा, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी बंदे ने मुझे फ़ोन करा है या कांग्रेस के कोई ऑफिस बेरर ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसा फ़ोन नहीं आया। लेकिन लोग होते हैं ना जुनूनी, कि नहीं आपने ऐसा कैसे बोल दिया मेजर साहब, और आपने ऐसा, वो कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, एंड दे आर नॉट दे आर नॉट फॉर्मल ऑफिस बेरर्स, दे आर नॉट ऑथराइज टू टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस। मुझे ऐसा कहना चाहिए, कांग्रेस ने उनको ये पावर नहीं दिया कि आप हमारे बिहाफ पे बात करें, लेकिन वो लोग हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे कल से बड़े सारे कॉल आए। देखो मेरा कोई इंटेंट ये नहीं है कि राहुल गांधी ने ये बोला वो बोला। अब खालिस्तानी वहां पे पहुंच गए, ठीक है, खालिस्तानियों ने बोला कि 1984 के दंगे। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ठीक है, खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, राइट। पर अगर सिखों की दिल आजारी हुई, और मैं खालिस्तानी और सिखों को तो अलग अलग चीजें मानता हूं, ठीक है ना, दे आर डिफरेंट पीपल, लोग अलग हैं वो, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से अगर खालिस्तानी ये कहते हैं कि हम सिख्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वो नहीं करते हैं, अगर उनको वो कहते हैं कि साहब हम 84 के दंगों के खिलाफ हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की शो में, या फिर हम कुछ हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मुझे एक लॉजिक समझ में आता है कि खास इवेंट हुई थी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, राइट। लेकिन जब खालिस्तानी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं तो मुझे आप इवेंट बताओ ना कि मोदी जी ने, क्योंकि खालिस्तानी कहते हैं कि हम सिखों के लिए बोलते हैं, वो नहीं बोलते, वो सिख हैं नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि खालिस्तानी बोलते हैं, चलो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग, मैं मान लेता हूं कि चलो आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, आपके कहने पर मान लेता हूं मैं कि खालिस्तानी है वो सिखों के लिए बोल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि नरेंद्र मोदी ने सिखों का क्या बुरा करा? मैं आपको बताता हूं क्यों मोदी जी के खिलाफ है। मैं
खालिस्तानियों से बोलता हूं, आप खिलाफ नहीं है मोदी जी के। खालिस्तानियों, पहली बात तो तुम सिख हो नहीं, तो अपने आप को सिख कहना बंद करो, ठीक है। लेकिन खालिस्तानियों, मैं जानता हूं तुम क्यों बोलते हो मोदी जी के खिलाफ। तुम इसलिए बोलते हो, और सिर्फ इसलिए बोलते हो क्योंकि जो तुम्हारे बाप है पाकिस्तान में वो मोदी के खिलाफ है, और कोई तुम्हें तो पता भी नहीं है। तुम एक चीज बता दो, एक चीज बता दो खालिस्तानियों, एक चीज, और मैं खालिस्तानियों से बोल रहा हूं, एक चीज तुम कमेंट्स में लिख के दो कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिखों के खिलाफ ये चीज करी। एक चीज बता दो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है। अगर ये चैलेंज स्वीकार करते हो तो करो, और अगर नहीं करते तो मानो कि हां, खालिस्तानियों के नाजायज बात ISI वाले हैं। कहानी खत्म, इट्स अ फेयर डील। और आखिरी में मैं फिर 1000 बार कह चुका हूं, एक बार और कहूंगा, खालिस्तानियों, अपने आप को सिख कहना बंद करो, बदनामी मत करो। एक अजीम और एक अच्छी कौम की, एक अच्छे लोगों की बदनामी मत करो, ठीक है। तुम लोग दाग हो, एक बदनुमा दाग, ठीक है, ह्यूमैनिटी पे बदनुमा दाग हो। सो प्लीज स्टॉप सेइंग दैट यू आर सिक्स बिकॉज यू आर नॉट। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।